नमस्कार दोस्तों, मैग्नीट्यूड सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम लोग 21 मई 2020 के दिन का न्यूज़ आर्टिकल्स का एनालिसिस करेंगे। आज के इस न्यूज़ एनालिसिस के अंदर हम ये 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें एक एडिटोरियल और एक लीड आर्टिकल भी हम लोग कवर कर रहे हैं द हिंदू से। रिस्पेक्टिवली कौन कौन से पेज नंबर पर ये आर्टिकल है द हिंदू के, वो लिखे हुए हैं, तो इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला न्यूज़ आर्टिकल है पेज नंबर 1 से द हिंदू के, जो कहता है कि नेपाल का जो नया पॉलिटिकल मैप आया है वो इंडिया बोल रहा है कि अनएक्सेप्टेबल है। ये जो न्यूज़ है आपके प्रीलिम्स में, करंट अफेयर्स में कवर होता है और मेंस के अंदर जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी में आएगा और जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन में आएगा। तो एग्जैक्टली कंटेक्स्ट क्या है, न्यूज़ में क्या है। तो नेपाल ने अपना नया पॉलिटिकल मैप को अनवील किया, जिसमें नेपाल ने उत्तराखंड के कुछ पार्ट कालापानी, लिपियादुरा और लिपुल लेक, इन तीनों एरिया को अपने मैप के अंदर अपनी टेरिटरी का हिस्सा बताया। इंडिया का जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा कि ये वाला मैप आर्टिफिशियल है और इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं करता। इस मैप के अंदर देखिए, ये जो सर्कल के अंदर का पार्ट है नेपाल का, ये जो हिस्सा है, नेपाल के मैप ने क्या किया, उत्तराखंड का ये वाला हिस्सा, इसके ये जो 3 कालापानी, लिपियादुरा और लिपुल लेक को अपने मैप के अंदर बताया है। इशू देखते, की पॉइंट्स देखते हैं। तो रिसेंटली कैबिनेट मीटिंग जब हुई थी मंडे को नेपाल के अंदर, तब डिसाइड किया गया था कि जो नया मैप है जिसमें लिपुल लेक को इंक्लूड करके लगाया जाएगा और जो कालापानी और लिपियादुरा के जो भी जोन है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। अब ये जो जोन है तीनों, ये रीजन जो है वो 300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है पूरा का पूरा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, बिकॉज ये वो एरिया है जहाँ पर नेपाल और इंडिया का बॉर्डर जो चाइना को टच करता है। यहाँ पर देखिए, इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वो चाइना को टच करता है। एक तरह का हम बोल सकते हैं कि ये ट्राई जंक्शन है। नेपाल का जो डिप्लोमेटिक सोर्स है वो क्या कर रहा है कि जो कालापानी का एरिया है उसके आसपास का एरिया उसको मेंटेन कर रहा है, जो कि है ईस्ट तरफ काली रिवर के ईस्ट में। और जो दूसरा जो एरिया है सुस्ता नदी के पास, जो उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर के ऊपर है, यही एक हिस्सा है जो 1800 किलोमीटर का है और अभी भी अनरिजॉल्व्ड है, यानी कि डिस्प्यूटेड जोन है। सुस्ता के जो पास का इलाका है गोरखपुर के पास, उसको भी इन लोगों ने अपने नए मैप में डाला है। काठमांडू यानी कि नेपाल ने बोला है कि इंडिया ने उस एरिया को एनक्रोच किया है और चाहते हैं कि जो न्यू दिल्ली गवर्नमेंट है या तो इंडिया गवर्नमेंट है वो वहाँ से अपनी पॉपुलेशन को इवैक्यूएट कर ले। नेपाल के ऑफिशियल्स ने ये भी कहा है कि जो ये नया मैप है वो स्कूल कॉलेजेस की टेक्स्ट बुक के अंदर प्रिंट होगा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाएगा और सारे ही एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ये नया मैप ही यूज़ किया जाएगा। इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, तो नेपाल के जो कम्युनिस्ट प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली, उनके ऊपर बहुत ही प्रेशर था स्टूडेंट ग्रुप का और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कि आप नया मैप पब्लिश करिए, बिकॉज इंडिया ने एक कंट्रोवर्शियल रोड के ऊपर अपना प्रोजेक्ट इनोग्रेट किया था, एक कंट्रोवर्शियल एरिया के ऊपर। मार्च 8 को इंडिया ने अपना 80 किलोमीटर का रोड इनोग्रेट किया, जो नॉर्थ पार्ट ऑफ द उत्तराखंड को कनेक्ट करता है लिपू लेक से, जो तिब्बत की बॉर्डर के ऊपर है, और ये कंट्रोवर्शियल पीस ऑफ लैंड के ऊपर रोड बना है। नेपाल क्लेम करता है इस टेरिटरी को बेस्ड ऑन 1816 ट्रीटी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साइन किया गया था। और ये कहा गया था कि जो काली रिवर का वेस्टर्न बाउंड्री जो है वो इंडिया का है और ईस्टर्न बाउंड्री जो है वो नेपाल का है। नेपाल के ऑफिशियल ने ये भी कहा है कि जो एग्जैक्ट टेरिटरी का साइज है वो भी बताया हुआ है, कैलकुलेटेड किया हुआ है इस ट्रीटी के अंदर। इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया कहता है कि जो ये लैंड टेरिटरी आपने बताया अपने मैप में, ठीक है, तो ये नेपाल का यूनिलेटरी एक्ट वो रिजेक्ट कर रहा है और बता रहा है कि ये हिस्टोरिकल फैक्ट से एविडेंस के आधार पर नहीं बना हुआ। इसके अलावा जो बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कोई भी बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, तो एक डिप्लोमेटिक डायलॉग के आधार पर ही आप कोई फाइनल डिसीजन पर आ सकते हो, अपने मैप के अंदर कोई एरिया इंक्लूड कर सकते हो जो डिस्प्यूटेड है। और इस प्रकार का जो आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट आपने किया है टेरिटरीज का अपने मैप में, वो इंडिया एक्सेप्ट नहीं करता। इंडिया ने अपना सिक्योरिटी पोस्ट को भी स्टेशन किया हुआ है कालापानी एरिया के अंदर, जब चाइना के साथ युद्ध हुआ था 1962, तब से इंडिया नेपाल दोनों ही
कालापानी और लिपुल लेक को अपने पॉलिटिकल मैप में बता रहे हैं, लेकिन नेपाल ने पुराने मैप्स के अंदर लिम्पियादुरा को नहीं बताया था। लेकिन ये इश्यू ऑफ कंटेंशन तब बना जब नेपाल ने अपना पहला मैप 1970 में बनाया और ये डिसाइड किया कि जो लिम्पियादुरा एरिया है वो भी हम इंडिया के साथ डिस्कस करके अपने अंदर डाल देंगे। तो ये जो पूरा मैटर है वो आपके इंटरनल सिक्योरिटी बॉर्डर मैनेजमेंट के रूप में काम आएगा। इस एग्जांपल्स को करंट कंटेक्स्ट के आप अपने आंसर के अंदर शेप करके बहुत ही ब्यूटीफुली आर्टिकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख ले से इस आर्टिकल से, तो प्रीलिम्स की अगर बात करें तो मैप्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं और डिस्प्यूटेड जो एरिया के नाम हमने बताए अभी उत्तराखंड के, तो उस एरिया के नाम भी पूछ सकते हैं कि ये किस कंटेक्स्ट में है और 4 ऑप्शन आ सकता है। मेंस की अगर बात करें तो इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। 1816 का ट्रीटी के बारे में पूछा जा सकता है और आगे हम लोग इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक जो डायलॉग्स होंगे उसमें इंडिया को क्या स्टैंड लेना चाहिए। तो ये सारा वे फॉरवर्ड्स आपको लिखना होगा और पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 10 से ये है द हिंदू के न्यूज़पेपर से। टाइटल है 60% जो फार्मर है उन्होंने लॉस को फेस किया है, यानी कि नुकसान फेस किया है इस लॉकडाउन के चलते। ये एक सर्वे में बताया गया है। ये जो न्यूज़ है आपके प्रीलिम्स के इकोनॉमी के अंदर आएगा और मेंस में भी जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी का ही हिस्सा बनता है। कंटेक्स्ट क्या है, न्यूज़ क्या है, तो जो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स है उन्होंने मैनेज कर लिया अपने क्रॉप को हार्वेस्ट करने के ऊपर इस कोविड-19 के पेंडेमिक के चलते। लेकिन जो 60% ऑफ दी फार्मर्स है उन्होंने लॉस को फेस किया है और ये सब लॉकडाउन के चलते। ये हमें पता चला एक सर्वे के अंदर जो 12 स्टेट्स के अंदर किया गया। डिटेल में बात करते हैं सर्वे के हिसाब से। तो सर्वे जो है वो टेलीफोनिक सर्वे हुआ था, 1500 गांव के परिवार को किया गया था, 200 डिस्ट्रिक्ट्स में 12 राज्यों के। और ये जो सर्वे है वो पहले हाफ ऑफ द मई में हुआ था या फर्स्ट हाफ ऑफ द मई में हुआ था। ये किया गया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के TH चांद स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के रिसर्चर्स के द्वारा, और इनके साथ पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के लोग भी थे और साथ ही साथ सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हैदराबाद के भी रिसर्चर्स मौजूद थे। ये एक बेसलाइन सर्वे है और एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि ये सेम सर्वे रिपीट हो सकता है जून और जुलाई में। ये किस लिए किया जा रहा है, ताकि जो पेंडेमिक से इम्पैक्ट हुआ एग्रीकल्चर के ऊपर, फूड सिक्योरिटी के ऊपर, उसको ट्रैक किया जाए। कुछ की हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं। तो जो मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स है उन्होंने बोला कि लॉकडाउन के चलते उनको काफ़ी हर्ट हुआ है, उनकी प्रिपरेशन पर काफ़ी असर पड़ा है। जो सोइंग सीज़न आ रही है उसके लिए उन्होंने जो प्रिपेयर किया था तो प्रिपरेशन पे असर पड़ा है। और उन्होंने ये भी बोला कि जो इनपुट्स है लॉकडाउन के चलते वो एफर्ट्स भी नहीं कर पाए, जैसे कि सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, लेबर का शॉर्टेज हुआ और जो सिचुएशन है वेज लेबर का वो और भी खतरनाक हो गया। 5 में से जो 4 है लेबर उनकी इनकम चली गई अगर हम लास्ट मंथ के हिसाब से बात करें तो। इन सब के अलावा जो एवरेज वेज है वो 76% कम हो गया सेम टाइम की बात करें अगर हम लास्ट ईयर को कंपेयर करने के साथ, यानी कि लास्ट ईयर सेम मंथ के अंदर उसको कंपेयर करने से इस बार का जो वेज है वो 76% कम दिया गया। सर्वे के अंदर ये भी पता लगाया कि जो 26% के जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने अपने क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लिया था पिछले महीने और 26% ने बोला कि ये हार्वेस्टिंग सीज़न नहीं है उनके लिए। सिर्फ 10% ऐसे थे जिन्होंने हार्वेस्ट नहीं किया था अपने रबी या विंटर सीजन के क्रॉप्स को, क्योंकि लॉकडाउन के कुछ इश्यू थे जैसे कि लो मार्केट प्राइस, मार्केट एक्सेस में डिफ़िकल्टी, सरकार के कुछ कर्ब्स और लेबर की शॉर्टेज और मशीनरी की भी शॉर्टेज। जो सिचुएशन है वो ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड तब बना जब अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग स्टेट्स के अंदर देखा गया। वीट की बात करते हैं जो सबसे बड़ा रबी क्रॉप है और उसका जो हार्वेस्टिंग रेट है वो सबसे ज़्यादा हाई है नॉर्थ स्टेट्स में। पंजाब में 95% का, हरियाणा में 81% का जो क्रॉपिंग होता है वो वीट का होता है और हाई रेट ऑफ मैकेनाइजेशन की भी ज़रूरत है। हाउएवर 90% का जो वीट है वो हार्वेस्ट हो चुका था पंजाब में और बिक भी गया था, और ये फिगर ये भी बताता है कि हरियाणा में 60% हार्वेस्ट होकर बिक गया था। तो ये सर्वे को लेकर यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि सर्वे में क्या बताया गया, 60% फार्मर्स किस तरह से नुकसान में थे और क्या क्या उनको प्रॉब्लम आई लॉकडाउन के चलते।
एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है इस आर्टिकल से, प्रीलिम्स की बात करें तो सर्वे किसने किया, कौन कौन सी बातें इसमें कवर हुई, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में यहाँ पर पूछा जा सकता है। और मेंस की अगर बात करें तो फार्मर्स कर पर क्या असर पड़ा लॉकडाउन का, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। किस तरह से उस असर को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड्स के बारे में आपको पूछा जा सकता है। और इस आर्टिकल को आप रेफर कर सकते हो अपने आंसर्स में, अगर फार्मर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है यूपीएससी के मेंस के एग्जाम में या तो कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विसेज के एग्जाम के अंदर, तो ये सारे सर्विस जो डे टू डे बेसिस पर आते रहते हैं न्यूज़ के अंदर, उसको आप आर्टिकुलेट कर सकते हैं अपने आंसर्स के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 14 द हिंदू के न्यूज़पेपर से आ रहा है, जो बात करता है इजराइल और ईरान के जो ऑनलाइन बैटल चल रहा है उसके ऊपर। प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स में ये कवर हो रहा है, मेंस के अंदर जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन में। न्यूज़ में क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, न्यूज़ में ये बताया गया कि जो हाई रैंकिंग एजेंसी है, ऑफिशियल्स है या एक्सपर्ट है वेस्ट एशिया के अंदर, वो लोग क्या करते हैं, लगातार इसराइल की एक्शन के ऊपर उस रीजन के अंदर नज़र रखते हैं। उन्होंने बोला कि जो ईरान के पोर्ट्स के ऊपर, उनके कंप्यूटर्स के ऊपर जो साइबर अटैक हुआ था 9 मई को, वो इसराइल के द्वारा किया गया था। इसी कंटेक्स्ट के अंदर हम आप पूरा न्यूज़ को एनालिसिस करते हैं कि क्या पूरा माजरा है। रिसेंट इशू की बात करते हैं तो इसराइल और ईरान वो एंगेज्ड है साइबर अटैक्स के अटेम्प्ट और सक्सेसफुल ट्राई के अंदर। जो हैकिंग हुआ था पोर्ट्स के कंप्यूटर्स का, वो एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स है इसराइल का ईरान के ऊपर, बिकॉज ईरान ने क्या किया था, साइबर अटैक किया था इसराइल के वाटर फैसिलिटी के ऊपर, जो वाटर फैसिलिटी सिस्टम है उसके ऊपर, लेकिन वो फेल हो गए थे। इसराइल के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने इनिशियली बोला कि डिसाइड किया कि हम इसका रिटेलिएशन नहीं करेंगे। उनको पता था ईरान ने किया है कि इनका वाटर सिस्टम को अटैक किया है और टेम्पररी वो बंद भी हो गया था, लेकिन वो बाद में जल्दी से शुरू भी हो गया। तो इसी के चलते ऑफिसर्स ने इसराइल के सोचा था हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, बिकॉज रिटेलिएशन में हम सक्सेस भी हो जाएंगे, फिर भी ये जो है बड़ा इफेक्ट हमको नहीं देगा, बहुत माइनर सा असर करेगा। लेकिन जब ये स्टोरी पब्लिश हुई इसराइल के मीडिया के ऊपर, तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है जिसको लीड कर रहे थे नफ्ताली बेनेट, तो उनके पिछले लास्ट के कुछ दिनों के अंदर जब वो निकल रहे थे डिफेंस मिनिस्टर्स के तौर पर, तो उन्होंने बोला कि इसराइल रिएक्ट करेगा सेम इंटेंसिटी को लेकर, सेम चीज़ अगेन वो उसको बैक करेगा ईरान को। और इन्होंने ईरान के सिविलियन स्ट्रक्चर को टारगेट किया और स्टोरी को भी लीक किया। इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया के अंदर भी ये स्टोरी आई। ये जो इंसिडेंट है जिसमें इसराइल ने अटैक किया ईरान के पोर्ट के ऊपर, ये 24 अप्रैल को जो इनके ऊपर हमला हुआ था इसराइल के, उसका जवाबी हमला था साइबर अटैक ऑनलाइन बैटल का। इसराइल के जो म्यूनसिपल वाटर सिस्टम के पंप थे शैरोन रीजन के अंदर, इसराइल के सेंटर पार्ट के अंदर, वो स्टॉप हो गए थे काम करना। जो फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उन्होंने पंप के ऑपरेशन को बहुत ही कम समय में वापस शुरू कर दिया और ये बता दिया कि ये जो इवेंट हुआ है वो एक्सेप्शनल इवेंट है, मतलब गलती से हो गया होगा। और बट जैसे कि न्यूज़ में बात आई तो इसराइल ने रिस्पॉन्स किया, कंप्यूटर सिस्टम को अटैक किया शाहिद राजी पोर्ट के ऊपर ईरान के, जो स्ट्रेटेजिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अटैक की वजह से जो स्कोप है वो लिमिटेड हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया डिलीवरी ट्रक्स के अंदर, काफ़ी शिपमेंट्स भी डिले हो गए थे, लेकिन कोई लॉन्ग लास्टिंग डैमेज या सब्सटेंशियल कॉज भी नहीं किया गया था इसराइल के द्वारा। ये एक जस्ट टिट फॉर टैट वाला हमला था। बैकग्राउंड की बात करते हैं कि ये दोनों इस तरह से क्यों कर रहे हैं, तो एक बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो ईरान और जो इसराइल है वो प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर है, जिसको 21st सेंचुरी का प्रॉक्सी वॉर बोला जाता है ईरान और इसराइल का। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पॉलिटिकल स्ट्रगल के ऊपर बाउंडेड है। ईरानियन लीडरशिप जो इसराइल के अगेंस्ट में है, और ईरान ने बोला कि ये जो इनका कॉन्फ्लिक्ट है इसका एम हमारा ये है कि जेविश जो स्टेट है उसको डिसॉल्व करना। और ऑन द अदर साइड इसराइल बोल रहा है कि हम लोगों को क्या करना है, ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन है उसको ख़त्म करना है जो ईरानियन गवर्नमेंट ने एक्वायर किया, और उसके साथ साथ जो ईरान के एलीज और प्रॉक्सीज है उनको भी डाउनग्रेड करना है, जैसे कि लेबनीज हिजबुल्लाह पॉलिटिकल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है इसराइल के अगेंस्ट। जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ग्रेजुअली इमर्ज हुआ ईरान के हॉस्टाइल स्टैंस को लेकर, जिसमें
जो इसराइल ने क्या किया कि ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था 1979 में, तो उसमें कुछ गड़बड़ी कर दी थी। और अगेंस्ट में क्या किया, ईरान को सपोर्ट करते हुए हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान कॉन्फ्लिक्ट जो 1985-2000 में हुआ था, तो उसमें कोवर्ट किया और जवाबी हमला किया। 2005 से जो प्रॉक्सी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू हो गया। ईरान इसराइल को ऐसे देखता है कि ये एक लेजिटिमेट जियोनिस्ट रिजीम है, और अमेरिका का सपोर्ट पाकर ये एक अमेरिका का क्लाइंट है जो मुस्लिम के लिए हॉस्टाइल है, यानी कि मुस्लिम के लिए घातक है। रिसेंटली बुधवार को ईरान के कुछ लीडर्स ने, एक सुपर लीडर्स ने एक कार्टून को पब्लिश किया था जिसके ऊपर फाइनल सॉल्यूशन की बात की गई थी इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। जस्ट उसके कुछ घंटे बाद ईरान ने बोला कि हम लोग उन देशों और ग्रुप को सपोर्ट करेंगे जो इसराइल के अगेंस्ट में फाइट करेंगे, और इसी के चलते अभी ये रिजल्ट आया कि साइबर वॉरफेयर दोनों के बीच में हुआ है। टिट फॉर टैट इसराइल और ईरान एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं इस आर्टिकल से, तो प्रीलिम्स के अंदर मैप्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटी है ईरान और इसराइल के आसपास या तो उसके इंटीरियर हिल्स और रिवर्स के बाद में मैप्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है ज्योग्राफी का। मेंस की बात करते हैं तो इसराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट पर इंडिया पर क्या असर पड़ेगा, इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी के अंदर। इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा, वे फॉरवर्ड के बारे में भी बात की जा सकती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे द हिंदू के एडिटोरियल और लीड आर्टिकल के एनालिसिस की। एडिटोरियल के अंदर जो पेज नंबर 6 के अंदर है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अ होल इन द होल। प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स में कवर होता है, मेंस में जीएस पेपर 2 सोशल इशू के अंदर कवर होता है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो जो ऑथर है इस आर्टिकल का वो ये बताना चाहता है कि जो लूज हेल्थ केयर सर्विसेज है उसके बारे में डिस्कशन किया, और साथ ही साथ ये बताया कि ये पेंडेमिक को ओवरवेल्म नहीं कर सकता, और किस तरह से ये जो टाइटल दिया हुआ है होल इन द होल, ये किस ब्यूटीफुल तरीके से ये एक्सप्लेन कर रहा है ऑथर, वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। इश्यू क्या है, तो लॉकडाउन। अब लॉकडाउन ओरिजिनली क्यों किया, जो SARS-CoV-2 वायरस, या तो आप नोवल कोरोना वायरस बोलो या कोविड-19 बोलो, इससे लड़ने के लिए नेशन वाइड हमने क्या किया, लॉकडाउन किया, ताकि एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया जा सके, वायरस की चेन को तोड़ा जा सके। जैसे जैसे दिन गुजरता गया, लॉकडाउन भी एक फेज से दूसरे फेज पर जाने लगा, जिसकी वजह से जो जनरल हेल्थ केयर है उसमें पैरालिसिस हो गया, यानी कि कमियां आने लगी। जो हेल्थ केयर रिसोर्सेज है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर, वो सारे ही कोविड-19 के एफर्ट्स के लड़ने के पीछे जुट गए थे, और इन सब के बावजूद भी जो नंबर है वो बढ़ता रहा कोरोना का। जो नॉर्मल हेल्थ केयर सर्विसेज है वो सस्पेंड हो गया। 2 ही महीने के अंदर ये सब हमको देखने को मिला है। जो स्टाफ है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को चलाने वाले या स्टेट हेल्थ मिशन को चलाने वाले, हेल्थ केयर वर्कर के साथ टर्शरी हॉस्पिटल से लेकर प्राइमरी हेल्थ केयर तक सभी के सभी कोरोना की बैटल में लगे हुए, कोविड-19 के बैटल में लगे हुए हेल्थ एफर्ट्स में। ये सब होने के बावजूद भी एपिडेमिक जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल का टेस्टिंग हो रहा है पॉजिटिव हर रोज़, और इसकी वजह से 1 लाख के ऊपर हमारा जो कोरोना के टेस्ट जो पॉजिटिव का जो मार्क है वो क्रॉस हो गया है। कुछ एरिया में इन दिनों बात करें तो पार्शली लिफ्ट हो गया लॉकडाउन, और कुछ एरिया के अंदर सेम्बलेंस हो गया, नॉर्मलसी वाली सिचुएशन भी रिटर्न हो चुकी है। इस कंडीशन की वजह से जो लोगों की अवर जवर है ट्रैवलिंग की वो बढ़ गई है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट और एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, जिससे क्या हो रहा है कि जो फ्री डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पर कोई केस नहीं था वहाँ पर मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो एक बैकफुट पर है नॉन कोविड-19 की कंडीशन में, यानी कि कोविड के अलावा जो हेल्थ केयर है वो सब दूसरे हेल्थ केयर बंद पड़े हैं इमरजेंसी के अलावा। इन सब के प्रॉब्लम्स के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से जो नॉन कोविड कंडीशन हेल्थ केयर है वो भी ठप पड़ा था। ये सबको बताया गया था एक नेशनल हेल्थ मिशन के डेटा में। इस सर्वे के अंदर ये बताया गया कि जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है, वो सब डिले और फेलियर होते हुए नजर आए, जैसे कि HIV, ट्यूबरक्लोसिस और क्रॉनिकल कंडीशंस,
तो जो रेगुलर चेकअप और हेल्थ केयर सर्विसेज है वो ठप होती हुई दिखाई गई थी इस लॉकडाउन के चलते, कोविड-19 के चलते। यूजुअली जो रोबस्ट प्राइवेट हेल्थ केयर है वो वेरियस सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को कैटर करता है, वो भी एक बैक सीट पर बैठे थे, और कुछ जो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है वो एक सपोर्टिव रोल भी प्ले कर रहे थे इस लॉकडाउन के चलते। तो इन सब के इशू के कारण, इस इशू के पीछे हमको आगे क्या करना चाहिए, व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर। तो अभी समय आ गया है कि कंट्री को एक अटेम्प्ट लेना चाहिए, एक बैलेंस अप्रोच लेना चाहिए, जिसमें हम लोग कोविड-19 को फाइट करने के साथ साथ दूसरे जो नॉन कोविड केसेस है, मेडिकल केसेस, उसके हम लड़ते रहे। रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था 20 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज, जिसमें हेल्थ को भी काफ़ी एलोकेशन मिला। तो ये एक वेलकम स्टेप है हमारी ओर से, ऑथर ने भी इसको बोला। और साथ साथ ऑथर ने ये भी बोला कि अगर कोविड-19 के बाद की जो लाइफ है वो अगर वर्स नहीं हुई जो पेंडेमिक के पहले वाली लाइफ थी उससे, तो सरकार को, यानी कि पेंडेमिक के पहले जो लाइफ हमारा इकोनॉमिक स्लोडाउन वगैरह चल रहा था, एक वो सिचुएशन तो थी, तो पेंडेमिक के बाद भी वो सिचुएशन ना आए, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो मल्टी लेयर्ड हेल्थ सिस्टम है उसको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए किसी एक वायरस के चलते, या तो आने वाले कोई भी एक वायरस के चलते हमारा मल्टी लेयर्ड हेल्थ केयर सिस्टम को ठप नहीं करना चाहिए, और हमें पूरा होल अटेंशन देना चाहिए ताकि हमारा A to Z जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बेहतर तरीके से काम करे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करते हैं इस आर्टिकल्स में से, तो मेंस में हमारी हेल्थ केयर सिस्टम की कंडीशन के बारे में पूछा जा सकता है सवाल, और किस तरह से हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या हमको करना चाहिए इस कमियों को पूरी करने के लिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं मेंस के अंदर। आगे बढ़ते हैं लीड आर्टिकल की तरफ, जो बात करता है हाउ पब्लिक हेल्थ बूस्ट एन इकोनॉमी, किस तरह से पब्लिक हेल्थ इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। पेज नंबर 7 के अंदर लीड आर्टिकल है द हिंदू के, प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स के अंदर कवर होता है, मेंस में जीएस पेपर 2 सोशल इशू के अंदर कवर होता है। कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो इस आर्टिकल के अंदर ऑथर जो है वो हाईलाइट कर रहा है कि किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी सिस्टम जो है कंट्री के अंदर वो बेटर आउटकम ला सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। बैकग्राउंड की बात करते हैं तो कई सारे प्रेडिक्शन हुए थे पोस्ट कोविड-19 के बाद ग्लोबल इकोनॉमी किस तरह से होगी, उसमें से IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी प्रेडिक्शंस किए थे, जिन्होंने बोला कि जो प्रेजेंट क्राइसिस है उसकी वजह से जो इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ है, काफ़ी वर्स्ट सिचुएशन हुई है, ग्रेट डिप्रेशन के बाद पहली बार ऐसी कंडीशन आई है। इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं जो कई सारे डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमी और RBI के गवर्नर से घिरी हुई है, तो वो IMF ने बताया कि 2021 के अंदर एशियन मार्केट जिसमें चाइना और इंडिया वो काफ़ी अच्छे GDP के साथ उभरते हुए नज़र आ रहा है। तो क्या ये बढ़ता हुआ GDP हाई इन्वेस्टमेंट करेगा हेल्थ के ऊपर, ताकि हम हमारा इकोनॉमी प्रोटेक्ट कर सके फर्दर कोई एंडेंजर्ड हेल्थ की इफेक्ट से। जो 20 लाख करोड़ का पैकेज रिसेंटली अनाउंस किया गया था वो कई सारे प्रपोजल ला रहा है जो प्रिवेंट और रिस्पॉन्ड कर रहा है फ्यूचर पेंडेमिक्स को, जिसमें क्या क्या बात हो रही है कि हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनेगा, उसको मजबूत किया जाएगा, इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल्स ब्लॉक बने जाएंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्फेक्शियस डिजीज़ का एक हॉस्पिटल बना जाएगा, लेबोरेटरी का नेटवर्क एक्सपेंड किया जाएगा, वन हेल्थ रिसर्च ओपन होगा जूनोटिक डिजीज़ को स्टडी करने के लिए ICMR के अंडर। तो ये सब एक पैकेज के अंदर बात थी, लेकिन अभी भी कोई लिमिटेड रिस्पॉन्स है थ्रेट को लेकर, इन्फेक्शन आउटब्रेक को लेकर इंडिया में। वो क्या है हम आगे देखते हैं। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, वीक हेल्थ सिस्टम जो स्टेडी स्टेट के अंदर बहुत अच्छी तरीके से काम नहीं किया, सडनली कोई आउटब्रेक आया हो, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आई हो, तो उसमें बेहतर कैपेसिटी से वहाँ पर काम नहीं किया गया। ये हमने महाराष्ट्र गुजरात के केस के अंदर देखा, वेस्ट बंगाल और कई सारे स्टेट्स के केस के अंदर देखा कि स्टेट स्टेडी है लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही वीक है। फर्दर जो सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट है कुछ कंपोनेंट्स का इन्फेक्शियस डिजीज को लेकर कंट्रोल करने के लिए, वो दूसरी एसेंशियल डिमांड को हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर फुलफिल नहीं करेगा, यानी कि सिर्फ कोविड-19 को, इन्फेक्शियस डिजीज को लड़ने के पीछे बाकी सब बैक फ्रंट पे रह जाएगा। और कोविड-19 के रिस्पॉन्स में जो हमारा अटेंशन है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर का, उससे हम डाइवर्ट हुए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, वहाँ से भी हम लोग डाइवर्ट होकर सिर्फ कोविड-19 की बात
कर रहे हैं प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर। तो प्रॉब्लम क्या है इन सबसे? प्रॉब्लम्स में ये है कि जो हेल्थ सिस्टम है उसको मोस्टली ऐसे देखा जाता है कि ये अनअवॉइडेबल एक्सपेंडिचर है, कि इस एक्सपेंडिचर को अवॉइड नहीं किया जा सकता, और इसको एसेंशियल सर्विसेज के अंदर भी अकाउंट किया जाता है ताकि इकोनॉमी को बूम किया जा सके। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हाई टेबल ऑफ पॉलिसी प्रायोरिटीज़ के अंदर हम हेल्थ सिस्टम को डाल दें। इंडीड जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिस्ट थे मॉडर्न एरा के, विलियम बाउमोल, उन्होंने बोला कि जो हेल्थ केयर है वो एक कॉस्ट डिजीज़ है। कॉस्ट डिजीज़ का मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि जिस तरह से सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे जो खर्चे का पैटर्न है वो बढ़ता है, अलग होता रहता है। और उन सब के अलावा जीडीपी के साथ साथ, इनकम के साथ साथ जो एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी का जो रेट है वो बढ़ता जाता है। उसको यहाँ पर बोला गया कॉस्ट डिजीज़। जो सर्विसेज हम रेंडर करते हैं पब्लिक हेल्थ में वो वैल्यूएबल तो है, ठीक है, लेकिन उसको डिसमाइज किया गया एज कॉस्ट डिजीज़। इन सब के अलावा जो पॉपुलेशन बेस्ड पब्लिक हेल्थ केयर है और इंडिविजुअल सेंटर्ड हेल्थ केयर है वो जॉइंटली अकाउंट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर, जो एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट ला सकता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर उसके हेल्थ केयर के अंदर हमने वाइसली इन्वेस्ट किया तो। कई सारे एविडेंस देखे गए जिसमें ये बताया गया कि जो पॉपुलेशन हेल्थ है या तो नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बाई डायरेक्शनल है एक दूसरे के रिलेशन में। जैसे कि हेल्थ सही से नहीं हुई तो पॉवर्टी हुआ, इंडिविजुअल इल हेल्थ हुआ, ठीक है, और ये सब क्या कर रहा है, एक पैराडाइम शिफ्ट ला रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट किया हेल्थ के अंदर, अगर उसमें हमने कुछ कमियां दिखाई तो अवेयरनेस की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एडवांस क्लिनिकल केयर को एस्टैब्लिश किया जा सकता है। पब्लिक हेल्थ, प्राइमरी केयर वो सब धरे के धरे रह गए, जस्ट लाइक अ प्लेंटिव ओलिवर ट्विस्ट। जब इस तरह का कोई पेंडेमिक आया तब, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो किस तरह से पब्लिक हेल्थ जो है वो इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद कर सकता है? तो कई सारे एविडेंस है जिसमें ये बताया गया कि अगर पब्लिक हेल्थ में इन्वेस्ट किया जाए, प्राइमरी केयर के अंदर इन्वेस्ट किया जाए, तो रिच इकोनॉमिक डिविडेंड को वो लेकर आ सकता है। WHO कमीशन ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड हेल्थ 2001 के अंदर ये कमीशन बिठाया गया था। इसके अलावा दो जो रिपोर्ट थे इकोनॉमिस्ट से लीड करता हुआ, जैसे कि इन्वेस्टिंग इन हेल्थ 1993-2013 वाला, उन्होंने बताया कि अगर पब्लिक हेल्थ के अंदर इन्वेस्ट किया तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा इकोनॉमिक ग्रोथ में। 2013 का जो रिपोर्ट है उसने एस्टिमेट किया कि जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ है वो 9 to 20 फोल्ड रिटर्न्स पा सकते हैं अगर उन्होंने हेल्थ में इन्वेस्ट किया। सपोज 1 रुपये इन्वेस्ट किया तो 9 रुपये या तो 20 रुपये तक वापस उनको रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि जब पब्लिक स्वस्थ रहेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी, तो रेगुलर काम पे जा पाएंगे। रेगुलर काम पे गए तो टारगेट्स और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो अच्छे से चल पाएगी। अगर इंसान ही बीमार हो गया तो इकोनॉमी भी बीमार पड़ जाएगी। UN हाई लेवल कमीशन जिसको हेड किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस एंड साउथ अफ्रीका, उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट किया था 2016 के अंदर और बताया कि अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए साइज और स्किल को लेकर हेल्थ वर्कर्स के ऊपर तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसमें रिजल्ट दिखेगा। इम्प्रूव्ड पॉपुलेशन हेल्थ की वजह से, प्रोडक्टिविटी की वजह से हेल्थ केयर का जो कॉस्ट है जो इंडिविजुअल का वो कम हो सकता है, जॉब क्रिएशन अच्छा हो सकता है, और जो ग्लोबल सिनेरियो है जॉब लॉस का वो भी कम हो सकता है। और ये जो रिपोर्ट है वो बाउमोल हाइपोथेसिस जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर उन्होंने बोला कॉस्ट डिजीज हेल्थ को लेकर, वो स्ट्रांगली डिस्प्यूट करते ये रिजल्ट इसके हाइपोथेसिस का। तो जो क्वेश्चन है कि किस तरह से ये किया जाए, किस तरह से हम लोग हेल्थ में इन्वेस्ट करके जो इकोनॉमिक डाउनटर्न है उससे बचा जा सके, तो हिस्ट्री ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया है कि अगर इन्वेस्टमेंट स्पेशली यूजफुल टाइम में किया जाए, जब इकोनॉमिक एडवर्सिटी हो, तो वो अच्छा रिजल्ट ला सकता है। जैसे कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ने हेल्थ के अंदर इन्वेस्ट किया, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को और बेहतर किया, तब किया जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1990s के अंदर। यूनाइटेड किंगडम यूके ने भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को एडॉप्ट किया था सून आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जापान ने भी अर्ली 1960 के अंदर अपनी
हेसन रिकवरी के साथ साथ हेल्थ केयर के अंदर भी काफ़ी अच्छा योगदान दिया था। ये सभी एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जो ग्रेट इन्वेस्टमेंट किया जाए हेल्थ में तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से हो सकता है। इंडिया को भी यही पाथ चूज़ करना चाहिए ताकि उसकी ट्रेजेक्ट्री जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की वो और बूस्ट किया जा सके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक वेल बैलेंस हेल्थ सिस्टम की आवश्यकता है जो सिर्फ किसी क्राइसिस के रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्टिव के लिए काम ना करे, बट हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं कि जो सदर्न स्टेट है हमारे इंडिया के, किस बेहतर तरीके से, किस एफिशिएंट तरीके से इक्विटेबल हेल्थ केयर सिस्टम की मदद से उन्होंने बेस्ट डिफेंस किया इस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को। तो इससे हमको क्या सीख मिली? हमको क्या चाहिए? एक एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट चाहिए जो एक हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बना सके, जो किसी भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के आगे खड़ा हो सके, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को डिलीवर कर सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को टारगेट कर सके। इन सब के अलावा म्यूचुअली बेनिफिशियल सिनर्जी भी बनानी पड़ेगी हेल्थ और इकोनॉमी के बीच में। इंडिया ग्रेटली स्टैंड हो सकता है पर्टिकुलरली जब वो हैवी इन्वेस्टमेंट करेगा हेल्थ के अंदर, स्पेशली इलनेस केयर के बियॉन्ड, सिर्फ बुखार वगैरह नहीं, लेकिन एक बेहतर इमरजेंसी तक भी हम लोग स्टैंड कर सके, उस लेवल तक इन्वेस्टमेंट किया जा सके हेल्थ में, तो वो हमारी ज़रूरत है। इससे क्या होगा? जो प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी, बिकॉज हमारा जो डेमोग्राफिकली यंग पॉपुलेशन है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। इन सब के अलावा एजुकेशन और स्किल करना पड़ेगा हमारे डाइवर्सिफाइड हेल्थ वर्कफोर्स का, जो हेल्थ सर्विसेज को और बेहतर तरीके से लिफ्ट कर सके हेल्थ प्रोटेक्शन को लेकर, पॉपुलेशन को भी और इंडिविजुअल लेवल दोनों पर ही। जब डोमेस्टिक डिमांड की जो नीड है वो ख़त्म हो जाए तो हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा हमारे हेल्थ वर्कफोर्स को कि वो ग्लोबल हेल्थ नीड्स को फुलफिल कर सके, बोथ एज अ रैपिड एक्शन फोर्स फॉर हेल्थ इमरजेंसी रिस्पॉन्स, एक हेल्थ इमरजेंसी रिस्पॉन्स के अंदर भी, और एक यूनिट टेकिंग केयर के तौर पर भी, जो क्रॉनिक केयर की भी, जो एजेड सोसाइटी है, जो हमारे बूढ़े लोग हैं, उनकी भी सहायता करे, केयर करे। तो इनोवेटिव हेल्थ टेक्नोलॉजी, इनएक्सपेंसिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ये सब हम बना सकते हैं लार्ज स्केल पर डोमेस्टिक यूज़ के लिए और ग्लोबल एक्सपोर्ट के लिए भी, जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक सेक्टर भी हेल्थ को लेकर आगे बढ़ सके। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि पब्लिक फाइनेंसिंग हमें बढ़ाना पड़ेगा हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। फाइनल कंक्लूजन के तौर पर पेंडोरा बॉक्स में अभी भी काफ़ी होप है। अब क्योंकि कोविड-19 जो अभी इमर्ज हुआ है हमारे इंडिस्क्रिशन के ज़रिए, उसकी बदौलत और इसकी अटेंडेंट ईल की वजह से हमारी इकोनॉमिक और सोशल लाइफ भी काफ़ी हद तक असर हुई है, फेड अवे हुई है। तो हम लोग हेल्थ को लेकर, हेल्थ सिस्टम को लेकर एक होप राइज कर सकते हैं कि आगे वाले आने पर सिचुएशन पर अगर कोई इस तरह की कंडीशन आती है, हेल्थ इमरजेंसी आती है, तो हम बेहतर तरीके से स्टैंड कर सके ताकि हमारा इकोनॉमी और सोशल लाइफ डिस्टर्ब ना हो। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस आर्टिकल्स में से प्रीलिम्स में कई सारे हेल्थ सर्वे के बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कॉस्ट डिजीज़ क्या है उसका बेसिक पूछा जा सकता है। मेंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह से पब्लिक हेल्थ हमको हेल्प करेगा इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो इस आर्टिकल्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स को आर्टिकुलेट करने के लिए। आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।